नमस्कार छात्रों। आज बीए पार्ट प्रथम राजनीति विज्ञान के मूल आधार पेपर प्रथम का जो टॉपिक अपना चल रहा था राजनीतिक दल, तो कल अपन ने दलीय पद्धति के गुण और उसके दोष के बारे में अध्ययन किया था। आज का अपना टॉपिक है दलीय प्रणाली के रूप। दलीय प्रणाली के मुख्यतः 3 रूप प्रचलित हैं। कौन से? एक लिए दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। एक दलीय प्रणाली, आज अपन पहले अपन एक दलीय प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। एक दलीय प्रणाली वह व्यवस्था है जिसमें केवल एक ही दल का अस्तित्व रहता है। जैसे नाम से है कि एक दलीय प्रणाली, केवल एक ही दल का अस्तित्व रहता है। इसमें शासन की जो समस्त शक्तियों का प्रयोग इस दल के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। अन्य दल या तो संविधान द्वारा अवैध घोषित कर दिए जाते हैं अथवा शक्ति द्वारा उनका दमन कर दिया जाता है। एक दलीय शासन में राज्य का स्वरूप सामान्यतः सर्वाधिकारवादी ढंग का होता है, क्योंकि सरकार के सारे अधिकार, शक्ति एवं अखंड राजनीतिक दल में केंद्रित होती है। ऐसा दल राज्य के समस्त कार्यों पर पूरी तरह से छाया रहता है। यदि किसी देश में एक से ज्यादा राजनीतिक दल का अस्तित्व हो किंतु राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से अन्य राजनीतिक दलों की स्थिति प्रभाव नहीं के बराबर हो, तो इसे भी व्यवहार में अपन क्या कहेंगे? एक दलीय प्रणाली वाला देश माना जाएगा। वर्तमान समय में एक दलीय प्रणाली व्यवस्था केवल साम्यवादी देशों तक ही सीमित नहीं है, अपितु अनेक नवीन विकसित एशियाई और अफ्रीकी देशों में भी ऐसी ही प्रणाली का प्रचलन है। अब एक दलीय प्रणाली के गुण, इसके गुण क्या क्या हैं? पहला है राष्ट्रीय एकता। एक दलीय व्यवस्था में जनता में विभाजन तथा गुटबंदी का भय समाप्त हो जाता है। अतः छोटे छोटे हितों को लेकर देश में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है शासन में दृढ़ता। एक दलीय व्यवस्था में विरोधी दलों का अभाव रहता है। इसमें शासन के विभिन्न अंगों के बीच पारस्परिक विरोध की कोई संभावना नहीं होती है। ऐसी स्थिति में दल दृढ़ता पूर्वक शासन संचालन करता है और उसे राष्ट्रीय नीतियों के निर्धारण एवं उनके क्रियान्वयन में कोई कठिनाई नहीं होती है। तीसरा, राजनीतिक स्थायित्व। द्विदलीय प्रणाली अथवा बहुदलीय जो प्रणाली है उसमें सरकारें दलों के आधार पर बनती बिगड़ती रहती हैं, परंतु एक दलीय व्यवस्था में सरकार को इस प्रकार का कोई खतरा नहीं रहता है। अतः इस प्रणाली में राजनीतिक स्थिरता पाई जाती है। चौथा है लोकतंत्रीय पद्धति। लोकतंत्र संपूर्ण जनता का शासन है, किसी एक अथवा विभिन्न वर्गों का नहीं। इस दृष्टि से एक दलीय व्यवस्था सच्चे अर्थों में एक लोकतांत्रिक पद्धति है, क्योंकि उसमें विभिन्न दलों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। पांचवी है आर्थिक विकास में सहायक। बहुदलीय प्रणाली की तुलना में एक दलीय जो प्रणाली है वो आर्थिक विकास की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इस व्यवस्था में शासन में स्थायित्व एवं दृढ़ता होने के कारण दीर्घकालीन आर्थिक योजनाएं बनाई एवं क्रियान्वित की जा सकती है, जिसमें आर्थिक विकास की गति तीव्र रहती है। चीन तथा पूर्व सोवियत संघ में हुई आर्थिक प्रगति इसके अच्छे उदाहरण है। और छठी है समय की बचत। बहुदलीय प्रणाली की तरह इस प्रणाली में अनावश्यक वाद विवाद विरोध के लिए विरोध नहीं होने के कारण समय की बचत होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शासन की कुशलता, नीति निर्माण में सरलता, निर्देशों में एकरूपता तथा शासन में दृढ़ता एवं स्थायित्व की दृष्टि से एक दलीय व्यवस्था को अधिक उपयुक्त माना गया है। ये थे इसके गुण एक दलीय पद्धति के। अब इसके दोष। गुणों के होने के बावजूद भी आलोचकों द्वारा एक दलीय पद्धति की कड़ी आलोचनाएं की गई है और इनके दोष इस प्रकार हैं। आलोचक ये कहते हैं, पहला है इसके दोषों में कि अप्रजातांत्रिक पद्धति है। कौन सी पद्धति है ये? अप्रजातांत्रिक। प्रजातंत्र का आधार वाद विवाद, विरोधी विचारधाराओं का टकराव, मतदान एवं निर्वाचन केवल दिखावटी रह जाते हैं।
इसमें शासन पर एक दल का एकाधिकार होने के कारण व्यवहार में दलीय अधिनायक तंत्र की स्थापना हो जाती है तथा व्यक्ति के अधिकारों का महत्व भी समाप्त हो जाता है। दूसरी है नागरिक स्वतंत्रताओं का अभाव। एक दलीय पद्धति में नागरिकों को स्वतंत्र रूप से विचार प्रकट करने, लेख लिखने तथा सरकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं होता है। समाचार पत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रहते हैं। दलीय सिद्धांतों का प्रचार का कार्य करते हैं क्योंकि स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। तीसरा, राष्ट्रीय हित की उपेक्षा। ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि एक दलीय व्यवस्था में राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि होती है, बल्कि दलीय हितों की आड़ में राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा होती है और दलीय हितों का को ही प्रधानता दी जाती है। इसलिए दलीय नीति को जनता के ऊपर जबरदस्ती लादा जाता है। चौथी है व्यक्ति की पूजा को बढ़ावा। एक दलीय प्रणाली में नेतृत्व का सिद्धांत भी निहित है। इसमें नेतृत्व को इतना महत्व दिया जाता है कि दल का नेता एक प्रकार से भगवान का अवतार माना जाने लगता है। नेता की प्रशंसा में उसके गुणगान किए जाते हैं। अतः यह व्यवस्था व्यक्तिगत पूजा की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। और पांचवा है विपक्ष का अभाव। शासक दल की निरंकुशता को रोकने के लिए जनता को जागरूक बनाए रखने तथा वैकल्पिक नीतियों को प्रस्तुत करने के लिए शक्तिशाली विपक्ष का होना आवश्यक है। किंतु एक दलीय प्रणाली में विपक्ष का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण एक दल की तानाशाही स्थापित हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक दलीय व्यवस्था केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के कारण केवल अधिनायक तंत्र के लिए उपयोगी है, लोकतंत्र के लिए नहीं। अब द्विदलीय प्रणाली, टू पार्टी सिस्टम। द्विदलीय पद्धति में केवल दो दलों की प्रधानता होती है। जैसे नाम से स्पष्ट है कि द्विदलीय प्रणाली में केवल दो दलों की प्रधानता होगी। द्विदलीय प्रणाली वाले राज्यों में अनेक राजनीतिक दलों के गठन पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं होता है, परंतु वे दल इतने छोटे होते हैं कि देश की राजनीति पर उनका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होता है। दो प्रमुख दलों में से बहुमत प्राप्त करने वाला दल सत्तारूढ़ होता है तथा अल्पमत प्राप्त करने वाला दल विरोधी दल के रूप में कार्य करता है। विचारधारा के आधार पर द्विदलीय पद्धति में दो प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला अस्पष्ट द्विदलीय पद्धति, दूसरा सुस्पष्ट द्विदलीय पद्धति। अब इसके गुण और दोष क्या है? तो अब अपन देखेंगे द्विदलीय पद्धति के गुण। पहला है शासन में स्थिरता। द्विदलीय पद्धति में सुदृढ़ एवं स्थायी सरकार का निर्माण संभव होता है, जिसके कारण शासन में क्या आती है? स्थिरता आ जाती है। इस प्रणाली में मंत्रिमंडल एक ही राजनीतिक दल का होता है तथा उसे व्यवस्थापिका में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है। अतः इस प्रणाली में मंत्रिमंडल अधिक स्थायी होता है। दूसरा गुण है शासन में कुशलता। स्थायित्व के कारण इस प्रकार की शासन प्रणाली में कार्य कुशलता भी अधिक होती है। साथ ही इस प्रणाली में सरकार दीर्घकालीन होती है, अतः वह विश्वास पूर्वक एक लंबे समय के लिए निश्चित नीति तथा कार्यक्रम का निर्धारण कर सकती है और दृढ़ता से उसको क्रियान्वित कर सकती है। तीसरा है मतदाताओं के लिए उपयुक्त। द्विदलीय प्रणाली मतदाताओं के लिए उपयुक्त है। क्यों? इसमें जनता को इस बात की वास्तविक छूट होती है कि वह दो प्रमुख नीतियों और कार्यक्रमों में इच्छानुसार एक को चुन ले। इस प्रकार इस प्रथा के अंतर्गत अपने विचार बनाना सरल होता है। चौथी है मंत्रिमंडल का निर्माण सरल। द्विदलीय पद्धति में मंत्रिमंडल के निर्माण में कोई कठिनाई नहीं आती है। संसदीय व्यवस्था में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वह शासन की बागडोर संभालता है और दूसरा विरोधी दल के रूप में कार्य करता है। जब शासक दल अपना बहुमत खो देता है तो विरोधी दल शासन की बागडोर संभाल लेता है। और स्पष्ट उत्तरदायित्व, द्विदलीय पद्धति में का जो महत्वपूर्ण गुण क्या है कि स्पष्ट उत्तरदायित्व होता है। इसमें शासन संबंधी कुशलता अथवा अकुशलता का उत्तरदायित्व सरलता से अपन निर्धारित किया जा सकता है।
बहुमत प्राप्त दल मंत्रिमंडल का निर्माण करता है और शासन संबंधी कार्यों के लिए भी वही उत्तरदायी होता है। बहुदलीय व्यवस्था में किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, फलस्वरूप शासन की बुराइयों के लिए किसी भी दल को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। छठा है संगठित विरोध। द्विदलीय व्यवस्था में विरोधी दल भी उतना ही संगठित एवं सुदृढ़ होता है जितना कि सत्तारूढ़ दल होता है। संगठित होने के कारण विरोधी दल दृढ़ता पूर्वक सरकार के गलत कार्यों, नीतियों, कानूनों का विरोध करता है, उसे निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी बनने से रोकता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। और सातवां है वास्तविक प्रतिनिधि शासन। द्विदलीय प्रणाली वास्तविक अर्थ में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना करती है। इसके अंतर्गत बहुमत दल का शासन संचालन करता है और उसमें बहुसंख्यक मतदाताओं का विश्वास और समर्थन प्राप्त होता है। इस दृष्टि से द्विदलीय पद्धति बहुदलीय पद्धति की तुलना में अधिक लोकतांत्रिक होती है। ये थे इसके द्विदलीय पद्धति के गुण। अब द्विदलीय पद्धति के दोष भी हैं, इसके गुणों के साथ साथ इसके कुछ दोष भी हैं। पहला दोष है व्यवस्थापिका के महत्व में कमी। द्विदलीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका का महत्व कम हो जाता है तथा उसकी सत्ता सीमित हो जाती है। कठोर दलीय अनुशासन के कारण बहुमत के सदस्य सदैव ही मंत्रिमंडल का समर्थन करते रहते हैं। अतः व्यवस्थापिका व्यवहार में लेखा रखने वाली संस्था तथा प्रस्तावों को पारित करने वाली संस्था मात्र बन के रह जाती है। बहुमत की निरंकुशता। इस प्रणाली में बहुमत का समर्थन प्राप्त होने के कारण मंत्रिमंडल क्या हो जाता है, निरंकुशता कायम हो जाती है मंत्रिमंडल। बहुमत का विश्वास प्राप्त होने के कारण सरकार मनमाने ढंग से कानून बनाती है तथा अल्पसंख्यकों के हितों को सदैव कुचलती रहती है। इसमें बहुमत जो चाहता है वही होता है। तीसरी है राष्ट्र का विभाजन। द्विदलीय व्यवस्था में कि दो मुख्य विचारधाराएं होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सारा राष्ट्र ऐसे दो विरोधी पक्षों में बढ़ जाता है जिसमें समझौते की कोई संभावना नहीं रहती है। इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न होता है। चौथा है मतदान की सीमित स्वतंत्रता। द्विदलीय व्यवस्था के अंतर्गत मतदाताओं केवल दो उम्मीदवारों में से एक को चुनने का अवसर मिलता है। यह भी संभव है कि मतदाता दोनों दलों की नीतियों से सहमत न होने के कारण इन दोनों उम्मीदवारों में से किसी को भी पसंद न करे। इस प्रकार इस प्रणाली में मतदाता की स्वतंत्रता बहुत सीमित हो जाती है तथा यह जनमत की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। छठा है विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व नहीं। समाज के अनेक प्रकार के हित तथा वर्ग होते हैं, अतः यह आवश्यक है कि व्यवस्थापिका में इन सभी हितों और वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। इससे देश का राजनीतिक जीवन दो दलों में विभाजित हो जाने के कारण अपने हितों को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाता। यह स्थिति वास्तविक लोकतंत्र के लिए उचित नहीं की जा सकती है। छठा है सदस्यों के व्यक्तित्व का अनादर। इस प्रणाली में दल का अनुशासन इतना कड़ा होता है कि यदि सदस्य दल के दृष्टिकोण तथा नीतियों से पूरी तरह सहमत भी नहीं है तो उन्हें दल के नेताओं के आदेशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होता है। उन्हें व्यवस्थापिका के सभी विषयों पर अपनी सरकार के पक्ष में राय देनी पड़ती है। वे खुले रूप से अपने दल की नीतियों तथा सिद्धांतों की आलोचना नहीं कर सकते। इसके कारण दल के सदस्यों के व्यक्तित्व को धक्का लगता है। और सातवें उत्तरदायित्व विहीन विरोध। इस प्रणाली में कभी कभी विरोधी पक्ष बहुत उत्तरदायित्वहीन ढंग से कार्य करता है। उसकी आलोचना रचनात्मक न होकर केवल विनाशात्मक होती है, जिसके कारण जनता का कोई हित नहीं होता। और अंतिम है योग्य व्यक्तियों की सेवाओं से वंचित। इस अवस्था में अंतर्गत सत्तारूढ़ दल से बाहर के प्रतिभाशाली व्यक्तियों का शासन का कार्य में उपयोग नहीं किया जा सकता। इसका तात्पर्य है कि यह प्रणाली देश के अन्य योग्य व्यक्तियों की सेवाओं का समुचित उपयोग नहीं कर पाती है और देश उनकी सेवाओं के लाभ से वंचित रह जाता है। अब तीसरी है बहुदलीय प्रणाली, मल्टी पार्टी सिस्टम। बहुदलीय प्रणाली उसे कहते हैं जहां
अनेक राजनीतिक दल होते हैं। इस प्रणाली में किसी भी एक दल को व्यवस्थापिका में इतना प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता कि वह अकेला सरकार का निर्माण कर सके। अतः कई राजनीतिक दलों द्वारा मिलजुल कर संयुक्त मंत्रिमंडल बनाया जाता है। यूरोपीय महाद्वीप में अधिकांश देशों में, विशेषकर फ्रांस तथा इटली में, बहुदलीय व्यवस्था ही पाई जाती है। भारत में भी कौन सी बहुदलीय व्यवस्था ही पाई जाती है। अब बहुदलीय व्यवस्था के गुण, क्या क्या गुण हैं इसके? पहला गुण है चयन में अधिक स्वतंत्रता। बहुदलीय व्यवस्था में विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं और मतदाताओं अपने ही समान विचार रखने वाले किसी भी दल के उम्मीदवार का समर्थन कर सकता है। इसलिए मतदाताओं को अपने प्रतिनिधि चुनने में अधिक स्वतंत्रता रहती है। दूसरा, राष्ट्र का दो गुटों में विभाजन नहीं। बहुदलीय व्यवस्था में देश दो गुटों में विभाजित नहीं हो पाता है। इसमें दलीय भावना बहुत प्रबल नहीं होती। अतः लोग अपने सिद्धांतों के आधार पर बिना किसी प्रकार के गंभीर समझौतों के परस्पर सहयोग भी कर सकते हैं। तीसरा है, मंत्रिमंडल की निरंकुशता संभव नहीं है। इस प्रणाली में व्यवस्थापिका में किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने के कारण साधारणतया संयुक्त मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है और संयुक्त मंत्रिमंडल कभी भी निरंकुश और स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सहयोगी दलों में से यदि किसी भी एक दल असंतुष्ट हो जाए तो मंत्रिमंडल का पतन अवश्य हो जाता है। चौथा है विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व। बहुदलीय व्यवस्था में जहां व्यवस्थापिका मंत्रिमंडल का समर्थन करने वाली संस्था मात्र बनकर रह जाती है, वहीं बहुदलीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका एक प्रभावशाली सदन के रूप में कार्य करती है। वह मंत्रिमंडल के हाथ का खिलौना नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि मंत्रिमंडल अपनी कमजोर स्थिति के कारण उसे भंग करने की धमकी नहीं दे सकता। छठा है व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तित्व की रक्षा। बहुदलीय व्यवस्था में व्यक्ति को अपने विचारों की स्वतंत्रता तथा अपने व्यक्तित्व को बनाए रखने का अवसर मिलता है। यदि किसी एक दल के सिद्धांत में उसका विश्वास समाप्त हो जाता है तो वह अपने विचारों के अनुकूल किसी दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। अतः इस प्रणाली में दल अपने सदस्यों के ऊपर हावी नहीं हो पाता है। तो ये थे बहुदलीय प्रणाली के गुण। अब इसके दोष क्या क्या है? पहला दोष, शासन में स्थायित्व का अभाव। बहुदलीय प्रणाली में एक बड़ा दोष, सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें शासन का स्थायित्व का अभाव रहता है। इसका कारण यह है कि इस पद्धति में विभिन्न विचारधाराओं वाले राजनीतिक दल मिलकर संयुक्त मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। जैसे ही इन विभिन्न दलों के राजनीतिक हित परस्पर टकराते हैं तो मंत्रिमंडल का पतन हो जाता है। इसलिए शासन में स्थायित्व का अभाव रहता है। दूसरा है उत्तरदायित्व की अनिश्चितता। बहुदलीय प्रणाली में एक प्रकार से उत्तरदायी शासन होता है, क्योंकि संयुक्त मंत्रिमंडल के प्रत्येक दल गलत कार्यों के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराने में लगे रहते हैं। ऐसी स्थिति में यह निश्चित करना कठिन हो जाता है कि शासन के दोषों के लिए वास्तव में इनमें से कौन उत्तरदायी है। और तीसरा है कार्यपालिका की निर्बलता। बहुदलीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल की स्थिति बहुत ही निर्बल रहती है, क्योंकि वह सदैव विभिन्न राजनीतिक दलों को प्रसन्न रखने तथा उन्हें अपने पक्ष में बनाए रखने का प्रयत्न में लगा रहता है। उसे सदैव इस बातों का भय बना रहता है कि शासन में भागीदार कोई दल कभी असंतुष्ट न हो जाए, क्योंकि इससे मंत्रिमंडल का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। चौथा है शक्तिशाली विरोधी दल का अभाव। अब संसदीय लोकतंत्र में सरकार को निरंकुश बनने के रोकने के लिए, नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए एक सुसंगठित शक्तिशाली विरोधी दल आवश्यक है, परंतु अनेक राजनीतिक दल होने के कारण इस व्यवस्था में शक्तिशाली विरोधी दल का अभाव पाया जाता है। पांचवी है कार्यकुशलता का अभाव। बहुदलीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल का सारा ध्यान इस जोड़ तोड़ में लगा रहता है, जिससे कि वह किसी भी प्रकार अपनी सत्ता को बनाए रखे। ऐसी स्थिति में
वह प्रशासन की ओर से पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाता। फलस्वरूप प्रशासनिक कुशलता में कमी आ जाती है। और छठी है, नीतियों में एकरूपता का अभाव। मंत्रिमंडलों में शीघ्र परिवर्तन के कारण सरकार की नीतियों में एकरूपता नहीं आ पाती। इसके अंतर्गत इस प्रणाली में सरकार द्वारा दीर्घकालीन योजनाओं का निर्धारण एवं क्रियान्वयन का अभाव भी संभव नहीं हो पाता है। और सातवीं और अंतिम है, अनुशासनहीनता। बहुदलीय व्यवस्था में विभिन्न दलों के सदस्यों में परस्पर द्वेष, घृणा, वैमनस्य आदि पाया जाता है। यह पद्धति दल बदल की प्रवृत्ति तथा जोड़ तोड़ की राजनीति को बढ़ावा देती है। इससे व्यक्ति की नैतिकता का पतन होता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है तथा अनुशासनहीनता फैलती है। इसलिए निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि बहुदलीय प्रणाली में चाहे जो भी गुण बताए जाएं और भले ही वह लोक भावना के वास्तविक विभाजन को कितना ही सही प्रकट करती हो, पर फिर भी यह क्रियाशील आदर्श के रूप में कार्य नहीं कर सकती। प्रशासन सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि अनिश्चितता का अभाव हो, शासन में स्थायित्व हो और उत्तरदायित्व की निश्चितता हो। ये सब विशेषताएं बहुदलीय प्रणाली की तुलना में द्विदलीय पद्धति में पाई जाती हैं। तो भारत में भी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मिले जुले मंत्रिमंडल निर्बल और अस्थिर सिद्ध हुए हैं। अतः बहुदलीय प्रणाली की तुलना में द्विदलीय प्रणाली को लोकतंत्र की सफलता के लिए अधिक हितकर माना जाता है। तो ये थी अपनी दलीय प्रणाली के रूप। ये टॉपिक अपना यही समाप्त